वो वाले स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे होगे, आपको बाकी स्ट्रक्चर स्टडी नहीं करने हैं। हाँ, उस जो स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हैं उनको बेसिस बनाते हुए आपने बाकी के जो स्ट्रक्चर्स आएंगे उसके आंसर्स करने होंगे। अब देखो वो करता किस तरह से है पेपर में। अब फॉर एग्जांपल कोई उसने उठा के नया स्ट्रक्चर दे दिया तो वो उसको रिलेट करेगा जो स्ट्रक्चर आपने पढ़े हुए हैं उसके साथ। तो जो आपने पढ़ा है बस आपको वही पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट वही है। लेकिन एग्जाम में वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देगा तो आपने उसको देख के घबराना नहीं है। आपने जब उसको क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो वैसा ही स्ट्रक्चर है, बस उसी में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन कह रहा है that blue diamonds are an impure form of carbon. Part of the structure of a blue diamond is shown below. सही है। अब हम लोगों ने ब्लू डायमंड नहीं पढ़ा है क्या है, लेकिन डायमंड तो पढ़ा हुआ है ना। तो अब आप ये देख के परेशानी होगी कि यार ये ब्लू डायमंड क्या है। भाई हमें पता है कि डायमंड क्या है, ठीक है। इसके अंदर ये कह रहा है कि इम्प्योर ब्लू डायमंड है। अब इम्प्योर का वर्ड जहां भी आ जाता है तो आप समझ जाते हो कि इसमें कोई और एलिमेंट भी शामिल होगा। हमारे पास जो डायमंड है जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है। देख रहे हो इसमें कार्बन के अलावा आपको कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा होगा, सही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे इसने एक नया डायमंड दे दिया, ब्लू डायमंड। तो अब यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो ऑलरेडी कि ब्लू डायमंड होता क्या है, ये आया कहाँ से, हमें नहीं पढ़ना है वो, सही है। उसने दे दिया और वो बताएगा कि ब्लू डायमंड क्या होता है। तो ये इसका स्टाइल है, उसका फैशन है क्वेश्चन पूछने का, तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, नई नई चीजें उसमें डालता है, लेकिन सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास जो आपको पढ़ाया है उसी में से निकल रही होती है। अब उसमें स्ट्रक्चर को उसको गौर से देखो तो ये ब्लू डायमंड है, बिल्कुल डायमंड वाला शेप है जो आप लोगों ने पढ़ा है, एग्जैक्टली अच्छा, इसके अंदर कार्बन एटम्स है और साथ में बोरॉन एटम्स भी हैं। बोरॉन एटम्स जो है वो उसने व्हाइट कलर के बनाए हुए, देख लो यहाँ पे एक बोरॉन एटम है, यहाँ पे एक बोरॉन एटम है। अच्छा, आगे इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, ब्लू डायमंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सही है। तो आपने चीज रिकॉल क्या करनी है कि डायमंड जो हमने पढ़ा है, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि diamond does not conduct electricity as there are no free electrons in diamond. However, वो यहाँ पे कह रहा है कि blue diamond conducts electricity. हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का, वो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। और हमने जो डायमंड पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि ब्लू डायमंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सही है। तो अब इसमें कोई अलग बात होगी ना डायमंड से, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन पे आगे जाने से पहले जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, इसको अपनी नॉलेज से रिलेट करने की कोशिश कर लोगे तो क्वेश्चन आगे जाके इजी हो जाएगा। क्या मतलब, अब देखो पहले कह रहा है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कह रहा है, एक्सप्लेन। देखो जब क्वेश्चन आप पेपर 2 का पेपर अटेंड कर रहे होगे तो आपके पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ग्लॉसरी जिसको कहते हैं ना, वो कीवर्ड्स देखते हुए आपने आंसर करना है अपना। अगर उसने कहा है एक्सप्लेन तो आपने एक्सप्लेन करना है चीजों को, मैं बताता हूँ एक्सप्लेन कैसे करते हैं। अगर उसने कहा है सजेस्ट तो फिर आपको सजेस्ट करनी है चीजें। अगर उसने कहा है डिस्क्राइब तो आपको डिस्क्राइब करनी है। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे पास पेपर्स तो मैं आपको हर कीवर्ड का मतलब बताता जाऊंगा कि उस कीवर्ड का मतलब क्या है। जब आप पेपर करने बैठोगे ना, और पेपर करते वक्त सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने में जो इसी कीवर्ड है ना इसको अंडरलाइन कर देना, ताकि तुम्हारे माइंड में रहे आंसर लिखते वक्त कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना है, सही है। फौरन इसको अंडरलाइन कर देना। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अब वो दो बातें कर रहा है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। व्हाई ब्लू डायमंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका एज इट इज आंसर वही होगा जो डायमंड का था, कि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, बिकॉज इट हैज लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। बहुत ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और जब बहुत ज्यादा कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं तो लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, ठीक है। देखो हम लोगों को पता है कि डायमंड में लार्ज नेटवर्क ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, क्यों, क्योंकि जाइंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जिसकी वजह से डायमंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है, तो देखो एक्सप्लेन कैसे करोगे। ये कह रहा है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो पहला पॉइंट तो आपने
कीवर्ड को अंडरलाइन कर देना है। दूसरा आपने इसके मार्क्स देखने हैं, मार्क्स कितने हैं। 2 मार्क्स का मतलब है कि आपको 2 वैलिड पॉइंट देना है, और 2 वैलिड पॉइंट में से एक वैलिड पॉइंट तो ये हो जाएगा कि डायमंड इज अ जाइंट स्ट्रक्चर विद लार्ज नेटवर्क ऑफ या मैनी कोवेलेंट। अक्सर नेटवर्क का वर्ड जो है वो मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को याद करने के लिए, सिंपल इंग्लिश में लिख दो, इट हैज मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स या मैनी कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, डायमंड हैज लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब ये बात ब्लू डायमंड के लिए हो रही है ना, तो यहाँ पे ब्लू डायमंड लिख देना। सही है। अच्छा, दूसरी बात, ट्राई करना आंसर लिखते वक्त कोई शॉर्ट फॉर्म यूज ना करो स्पेलिंग की। जैसे लार्ज नंबर है तो नंबर को लोग अक्सर यूं लिख देते हैं ना, एनओ लिख देते हैं। ट्राई करना कोई शॉर्ट फॉर्म यूज ना करो, पूरा स्पेलिंग लिखो। ब्लू डायमंड हैज लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होने की वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि हर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अब ज्यादा बॉन्ड है तो ज्यादा बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए मतलब ज्यादा टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट होगा। तो दूसरा इसका पॉइंट क्या बनता है? सो इट requires a lot of energy to break bonds। सही है, ये आंसर आपने याद कर लेना है। अब ये आंसर जो है 3 स्ट्रक्चर्स के लिए लगेगा। 3 स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ये आंसर आपका डायमंड के लिए भी लगेगा हमेशा कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, ये ग्रेफाइट के लिए भी लगेगा, और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका जो हमने पढ़ा था उसके लिए भी लगेगा। ये तीनों स्ट्रक्चर्स के लिए अगर वो पूछता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, तो तीनों स्ट्रक्चर्स का सेम आंसर होगा। बस यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम लिखोगे, हैज लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। वर्डिंग आगे पीछे हो सकती है। वर्डिंग में आगे पीछे होने का क्या मतलब है कि अ लॉट ऑफ एनर्जी की जगह किसी ने अ लॉट ऑफ हीट लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सही है। और किसी ने क्या कहते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम बॉन्ड्स लिख दिया तो वो भी सही है। ब्रेक जो है वो आसानी से याद हो जाता है कि हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है। अच्छा देखो, इसमें वी नो दैट इम्प्योरिटीज ऑल्टर्स द मेल्टिंग पॉइंट, ये बात सही है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में इसने ये बात पूछी है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? उसने तो ये पूछा एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग देखो तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, व्हाई डायमंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? उसने ये तो नहीं पूछा ना कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोरॉन इसका मेल्टिंग पॉइंट कम या ज्यादा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये हमें पता है डायमंड जैसा शेप है, डायमंड जो है वो लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ होता है, जाइंट स्ट्रक्चर है, तो मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सही है, तो इसमें हम इम्प्योरिटी को डिस्कस नहीं करेंगे, इस पार्ट में तो नहीं करेंगे एटलीस्ट। सही है, बात समझ आई तुम लोगों को? ये बात क्या चल रही है? बात ये देखो, इसमें मार्क्स कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स 1 मार्क यहाँ मिलेगा, सो दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स, 1 मार्क यहाँ मिलेगा और 2 मार्क्स हो जाएंगे। पेपर 2 को इतनी डिटेल में आंसर लिखने का तरीका समझाने का रीजन ये है कि आपको इंफॉर्मेशन होती है, आप सही से लिख के नहीं आ रहे होते हो। पता सब होता है, याद सब किया हुआ होता है, जो चीज जहाँ लिखनी है वो वहां नहीं लिखते, वो कहीं और लिख के आ जाते हो। ठीक है, ये आंसर अगर कभी भी वो जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर के लिए पूछेगा, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, 3 जाइंट स्ट्रक्चर हैं तुम्हारे सिलेबस में, याद कर लो, डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिका। डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिका, इन तीनों में से किसी के लिए भी अगर ये पूछेगा ना कि व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो सेम आंसर लगा देना।
ठीक है, उस स्ट्रक्चर का नाम लिख के लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। सेम आंसर कॉपी पेस्ट कर देना। पार्ट बी पे चलते हैं। वो कह रहा है नॉर्मल डायमंड्स आर प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। सही है, हमने शुरू में भी ये बात करी कि जो डायमंड का स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ कार्बन कार्बन है और कुछ था ही नहीं, उसमें सिर्फ कार्बन कार्बन था। लेकिन इसके अंदर कार्बन भी और बोरॉन भी है, ये बात हमें पता है, ये बात वो हमें बता भी रहा है, रिमाइंड करवा रहा है कि नॉर्मल डायमंड्स आर प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है जो डायमंड था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता था क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। ठीक है, रीजन क्या था फॉर डायमंड फॉर नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें ये बात पता थी, ये बात ये हमें रिकॉल भी करवा रहा है। नॉर्मल डायमंड्स आर प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्सप्लेन, अगेन एक्सप्लेन का वर्ड आया ना, इसको अंडरलाइन कर देना। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई नॉर्मल डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिर्फ इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन ये होती है कि यार पेपर में 2 लाइनें दी हुई है, मेरा आंसर जो है वो एक या आधी लाइन में खत्म हो गया, तो क्या हमें 2 लाइनें पूरी भरनी थी? हरगिज नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 लाइन दी हुई है तो मतलब तुम्हें 2 की 2 लाइनें पूरी भरनी है। ठीक है, मार्क्स देखो, मार्क्स कितने हैं इसके? 1 मार्क का है। 1 मार्क मतलब 1 वैलिड पॉइंट देना है तुम लोगों को। और तुम्हें पता है कि डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर सिर्फ नो फ्री इलेक्ट्रॉन भी लिख देते हो ना तो उस पर वो मार्क दे देता है। तुम पूरा एक सेंटेंस बना दो ना, इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बात खत्म हो जाएगी, यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ये लाइनें वाइनें भरने का कोई चक्कर नहीं है हमारे पास वो लेवल में। सही है, मूविंग ऑन। बी का पार्ट 2, सजेस्ट बाय ब्लू डायमंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे अब ब्लू डायमंड को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी कर रहा है। डायमंड क्यों नहीं कर रहा? नॉर्मल डायमंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ब्लू डायमंड्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल। ब्लू डायमंड हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब आप ये पूछ सकते हो कि हमें कैसे पता? सी ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख दो। अब आप ये पूछ सकते हो कि हमें कैसे पता कि ब्लू डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है? क्या हमने स्ट्रक्चर को एनालाइज किया? नहीं। क्या हमें करने की जरूरत है? नहीं। भाई जब हमें पता है कि जो जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, जो सॉलिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी 2 ही चीजों की वजह से कंडक्ट कर सकते हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन और एक फ्री मूविंग आइंस। लेकिन आइंस किस में मैंने बताया था? एक्वस फॉर्म में, जो सॉलिड फॉर्म होती है। डायमंड सॉलिड फॉर्म है ना, ब्लू डायमंड भी सॉलिड फॉर्म है। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस वजह से करेगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर करेगा तो। और नहीं करेगा तो किस वजह से नहीं करेगा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका अपोजिट आंसर है बस इसमें, और कुछ भी नहीं करना। तो नॉर्मल डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बिकॉज इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ब्लू डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्या ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए थी कि ब्लू डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? नहीं, ये बात अभी पेपर में क्वेश्चन ऐसा आया कि उसने खुद ही बताया कि ब्लू डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आपने बस रीजन को रेप्लिकेट करना है। रीजन क्या हो सकता है इसका? बिकॉज इट मस्ट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्यों होता है इसके पास? इसके रीजन में देखो जाना ही नहीं है, हमारी सिलेबस रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसके, हम इसके रीजन में जाए बैठे। इस तरह तो वो फिर कल को पिंक डायमंड का क्वेश्चन दे देगा, मतलब आप पिंक डायमंड भी पढ़ के जाओ। कल को ग्रेफाइट की जगह वो नैनो टेक्नोलॉजी में वो उसने कार बकी बॉल्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आप क्या इतने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ के जाओगे? नहीं, आपने क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके जो आपने पढ़ा हुआ है उससे रिलेट करके आंसर करना है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए उठाया है, ये मुश्किल क्वेश्चन है। इसका अगर हम लोग थ्रेशोल्ड देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें मार्क्स लूज किए थे इस क्वेश्चन में। और लूज करने की वजह ये थी कि वो कह रहे थे हमने डायमंड पढ़ा है, डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं। भाई जब वो कह रहा है कि ब्लू डायमंड करेगा तो फिर आप कौन होते हो कहने वाले कि नहीं करेगा? आपने रीजन तो नहीं पढ़ा,
आपको वो रीजन बनवा रहा है आपसे। अगर देखो वो कुछ पार्ट वन को ओमिट कर देता और डायरेक्ट ये पूछता सजेस्ट बाय ब्लू डायमंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो और कम स्टूडेंट्स होते जो लिख के आते बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसने हिंट देने के लिए तुम्हें पहले पार्ट वन डाला, कहने का चलो जो स्टूडेंट को पहले पता है ना उनसे वो पूछ लो, उससे वो आइडिया लगा लेंगे कि आगे क्या करना है। उन्होंने पहले पूछ लिया कि बताओ नॉर्मल डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते, सबको याद था, सब लिख के आ गए नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसने आगे क्वेश्चन किया, पूछा आप बताओ कि ब्लू डायमंड क्यों कर रहा है, कि ब्लू डायमंड के पास फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो कर रहा है। समझ आई क्वेश्चन को किस तरह से रेप्लिकेट करना है अपने पास। आगे क्वेश्चन कह रहा है ग्रेफाइट इज अनदर प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। हमें पता है हमारे पास प्योर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो है वो डायमंड और ग्रेफाइट थे, ठीक है, वो बता रहा है। सजेस्ट टू रीजन व्हाई ग्रेफाइट इज ऑफन यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, ये जो पार्ट दिया हुआ है ये इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ ये बताया था कि आपको ग्रेफाइट जो है वो एज अ इलेक्ट्रोड यूज होता है। अब इलेक्ट्रोड होता क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, सही है। इलेक्ट्रोड वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और वो अक्सर हाई टेम्परेचर जो है वो फेस करता है। तो ग्रेफाइट उसके लिए बेस्ट ऑप्शन इसलिए क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट ये पढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन पे ना ऐसे पेंडिंग, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो दोबारा जब ये रिवाइज करोगे तो इसका आंसर तुम लोगों को पता होगा, सही है। इस क्वेश्चन में जो अभी हमने पढ़ा है किसी को कोई प्रॉब्लम है कि कुछ समझ ना आया हो? जिसको प्रॉब्लम है वो बताओ, जिसको समझ नहीं आया क्या आंसर लिखना कैसे है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो कुछ स्ट्रक्चर्स मुझे दिख रहे हैं, इसमें से सारे स्ट्रक्चर्स तो मैंने नहीं पढ़े हुए, ठीक है, हमारे पास सिलेबस में ही नहीं है तो हम क्यों पढ़ते। अगेन वो क्वेश्चन में आपको रिलेट करवा रहा होगा चीजें। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर तो पढ़ा हुआ है ना, इसने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तुम्हें, इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा। क्वेश्चन में कह रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड बोरॉन नाइट्राइड आर शोन बिलो। तो ग्रेफाइट तो आपने पढ़ा हुआ है, बोरॉन नाइट्राइड नहीं पढ़ा, सही है। ना आपके हैंडआउट्स में ना आपकी बुक में होगा क्योंकि ना आपके सिलेबस में ही नहीं है वो, सही। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, पहचान लोगे ना, ग्रेफाइट की लेयर्स बनी हुई है और बोरॉन नाइट्राइड का इसने स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देख लो स्ट्रक्चर देखने में सेम सेम लग रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो ग्रेफाइट होता है उसमें ऐसे हेक्सागोनल रिंग बना हुआ होता है। हेक्सागोनल रिंग क्या है, जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं। यहाँ भी अगर देखो तो यहाँ भी रिंग्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 कॉर्नर्स बने हुए हैं। तो मतलब जो ग्रेफ बोरॉन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर है वो कुछ ना कुछ ग्रेफाइट जैसा है, सही है। ग्रेफाइट में सिर्फ कार्बन एटम होता है, बोरॉन नाइट्राइड में नाइट्रोजन और बोरॉन एटम दोनों दिए हुए हैं उसने। अब बोरॉन, ये बोरॉन नाइट्राइड इसका स्ट्रक्चर मुझे पहले से पता होना जरूरी नहीं है, सही है, मैं इसको देख के रिलेट कर रहा हूँ, मुझे ग्रेफाइट का पता होना चाहिए बस। क्वेश्चन में पूछ रहा है लाइक ग्रेफाइट बोरॉन नाइट्राइड फील स्लिपरी टू टच, ठीक है। अब ग्रेफाइट हमारे पास स्लिपरी होता है, पेंसिल की जो आपकी निब है, लेड जो है पेंसिल का, वो ग्रेफाइट का, प्योर ग्रेफाइट का बना हुआ है, उसको टच करो वो स्लिपरी टू टच होता है, ठीक है। बिकॉज लेयर्स इन ग्रेफाइट कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। और उसका रीजन क्या पड़ा था, क्योंकि उसके बीच में जो फोर्सेज होती हैं वो वेंडरवॉल फोर्सेज होती हैं, जिसकी वजह से लेयर स्लाइड ओवर वन अनदर। कुछ याद आ रहा है, तुम लोगों ने रिवाइज वाइज किया है?
देखो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर था, ग्रेफाइट के हेक्सागोनल रिंग्स के साथ ये जो लेयर्स थी, ये वाली जो लेयर्स थी, इन ये जो है ये वीक वैन डर वाल फोर्सेस थी, जिसकी वजह से जब इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं या इसको प्रेस करते हैं तो ये लेयर्स जो है वो एक दूसरे पे स्लाइड होती हैं, इसलिए ये स्लिपरी टू टच होता है। सही है, और ये बात हमने यहाँ पे लिखी हुई भी है याद करने के लिए, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। अगर ये सही से याद करो चीजें तो ये मिल जाएंगी। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी एज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्सेस बिटवीन देम। ये तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए, सॉफ्ट एंड स्लिपरी एज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्सेस बिटवीन देम। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बाय बोरॉन नाइट्राइड फील स्लिपरी टू टच। तो तुम्हें पता है ग्रेफाइट का रीजन कि ग्रेफाइट स्लिपरी टू टच क्यों है, वही रीजन जो है वो बोरॉन नाइट्राइड का भी होगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेयर्स हैं हेक्सागोनल, जैसे यहाँ पे लेयर्स हैं, इसमें इसी तरह यहाँ पे भी लेयर्स हैं, इनके बीच में वैन डर वाल फोर्सेस होती है, इसी तरह इन लेयर्स के बीच में भी वैन डर वाल फोर्सेस होगी। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, दे आर वीक वैन डर वाल फोर्सेस बिटवीन द लेयर्स which slide over each other in boron nitride. There are weak van der Waals forces between layers which slide over each other. सही है, वीक वेंडर वॉल फोर्सेस हैं, एक मार्क यहाँ पे मिलेगा, स्लाइड ओवर ईच अदर एक मार्क यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, हसन सवाल पूछ रहा है कि हम ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज को क्यों बोरॉन नाइट्राइड से मिला रहे हैं। देखो क्वेश्चन का फैशन ऐसा है, स्टाइल ऐसा है क्वेश्चन का, वो पूछता ही ऐसा है। अब मैंने शुरू में ये बात बताई ना कि वो तुम्हें ग्रेफाइट तुम्हें पढ़ा हुआ है, डायमंड तुमने पढ़ा हुआ है, बोरॉन नाइट्राइड नहीं पढ़ा हुआ, और उसने क्वेश्चन में रिलेट करा है ग्रेफाइट को बोरॉन नाइट्राइड के साथ। ये ऑब्वियस बातें होती हैं कुछ, जैसे कुछ चीजें ऑब्वियस होती है ना, लाइक एक्सप्लेन करना है आपको, तो उसने सिलेबस में या लर्नर्स गाइड में पहले भी बताया हुआ है कि हम एक्सप्लेन करने को हमारा क्या मतलब है, हम आपसे क्या मांग रहे हैं। इसी तरह अगर वो एक क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर ऐसा दे रहा है जो आपने पढ़ा हुआ है और एक स्ट्रक्चर ऐसा दे रहा है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है, उन दोनों को रिलेट कर रहा है। या तो वो उन दोनों की सिमिलैरिटीज आपको देखने के लिए कह रहा होगा, या इन दोनों के डिफरेंसेस आपको देखने के लिए कह रहा होगा। दो ही बातें, या तो सिमिलैरिटीज या डिफरेंस। सही है, और क्यों रिलेट कर रहे हैं वो क्वेश्चन में क्लियर कट बता भी देगा कि मैं रिलेट कर रहा हूँ। जैसे कोई मुझे बता सकता है कि इस क्वेश्चन में ऐसा उसने क्या वर्ड यूज करा है कि मैं बोलूं कि रिलेट कर रहा है, लाइक ग्रेफाइट बोरॉन नाइट्राइड फील स्लिपरी टू टच, उसने बोला ना लाइक ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की तरह, तो मुझे पता है कि मुझे रिलेट करना है। अच्छा आगे जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, पढ़ लो जल्दी से। एन आइसोटोप ऑफ बोरॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल B11.5। प्रियोडिक टेबल में मैंने तुम लोगों को बताया था कि प्रियोडिक टेबल जब जाओगे तो प्रोटॉन नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है, मास नंबर नीचे लिखा हुआ होता है, लेकिन पास पेपर का स्टाइल ऐसा है। अच्छा वो प्रियोडिक टेबल खुद देता है अपने पेपर में जिसमें उल्टा लिखा हुआ होता है, लेकिन पास पेपर में वो उल्टा लिख के देता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर नीचे लिखेगा, मास नंबर ऊपर लिखेगा। तो ये आपको इसका स्टाइल समझना है, पेपर जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा उसका स्टाइल अच्छा समझ आता जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, जितना एटॉमिक नंबर होता है 5, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर है, तो 11 माइनस 5 कर दोगे तो आपके पास 6 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। एक्सप्लेन व्हाई ग्रेफाइट एज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, 2 मार्क का। अभी पीछे बात हुई थी ना हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले के आंसर में क्या लिखना है, वही कॉपी पेस्ट करके जो डायमंड के लिए लिखा था वही यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमारी ये बात हुई थी, blue diamond has a large network of covalent bonds, it requires a lot of energy to break the bonds, same as it is। उठा के जो है ना,
एज इट इज उठा के यहाँ पे ये लिख दोगे, सही है। बस ब्लू डायमंड हटा के आपने ग्रेफाइट लिख देना है इसकी जगह। तो ये आंसर मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपका 3 स्ट्रक्चर पे सेम लगेगा, डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका। अच्छा, उसके रिलेशनशिप में कोई भी और स्ट्रक्चर पूछ रहा हो, वो बोलेगा कि डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके लिए भी वो आंसर सेम होगा। ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर है, उसके लिए भी आंसर वो सेम होगा। सिलिका लाइक स्ट्रक्चर है, इसके लिए भी मेल्टिंग पॉइंट का आंसर सेम होगा। एग्जैक्टली। लार्ज नेटवर्क ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। अच्छा, मैं तुम्हें कार्बन कार्बन, मैंने अपने आंसर में कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं लिखवाया, सही है। उसका रीजन ये था कि अगर वो बोरॉन नाइट्राइड का आपसे पूछ ले कि हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, तो अगर इसमें आपने लार्ज नेटवर्क ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड लिख दिया ना, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोरॉन नाइट्राइड में कोवेलेंट बॉन्ड्स तो हैं लेकिन कार्बन कार्बन के तो नहीं है ना, बोरॉन और नाइट्रोजन के। इसलिए मैंने अपना आंसर में तुम्हें लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स लिखवाया है, सिर्फ कार्बन कार्बन इस आंसर में मैंने ओमिट करा दिया, ताकि ये आंसर याद करो तो सब में जाके लगे, सारे जॉइंट स्ट्रक्चर में जाके लगे, चाहे वो तीनों जॉइंट स्ट्रक्चर जो तुम्हें पढ़ाएं या उनके अलाइक कोई स्ट्रक्चर वो दे, तो एज इट इज ये आंसर जाके लगेगा, सही है। और जिसको इतनी समझ है कि एलिमेंट्स के नाम चेंज करके मैं लिख दूं कार्बन कार्बन नहीं है तो बोरॉन नाइट्रोजन लिख दूं, लेकिन वो भी डेंजरस चीज है, कोई करता है कोई नहीं करता, इसलिए मैं वो चीज बता रहा हूँ जो सब करके आ जाएंगे इजली। ठीक है, आगे चलें। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने हमें 2 स्ट्रक्चर्स दिए हैं। बोरॉन नाइट्राइड exists in 2 physical forms. The structure of these forms are shown below. अब उसने हमें कोई ग्रेफाइट का या डायमंड का स्ट्रक्चर नहीं दिया है, लेकिन अपनी नॉलेज से मुझे पता है कि ये स्ट्रक्चर जो मेरा बन रहा है ये किसके लाइक है, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर है, सही है। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। आपको पता है कि ग्रेफाइट जैसा दिख रहा है तो इसकी प्रॉपर्टीज ग्रेफाइट जैसी होंगी। These two forms of boron nitride resembles two allotropes of carbon, सही है। अब ये कह रहा है कि these two forms of boron nitride represents या resemble two allotropes of carbon। आपने कार्बन के 2 एलोट्रोप्स कौन से पढ़े हैं, एक डायमंड पढ़ा है और एक ग्रेफाइट पढ़ा है। अब ये बोरॉन नाइट्राइड तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन नहीं हो सकता ना, इसमें तो बोरॉन और नाइट्रोजन